नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। हम अपनी सीरीज़ की कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने आए हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 08 और आज हम लोग 5 और रूल पढ़ेंगे और इसमें हम लोग 36 से लेके 40 तक के इंग्लिश ग्रामर के रूल्स देखेंगे। मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा जो है कि ये जो मैं रूल्स आपको पढ़ा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव रूल्स होते हैं या सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले रूल होते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम का ऐसा समय चल रहा है जिस समय आप लोगों के लिए सबसे रिपीटेटिव या सबसे डिफ़िकल्ट रूल के कलेक्शंस मुझे रिप्रेजेंट करने चाहिए, तो वही वाले कलेक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी क्लासेस से आपको वो बारीकियाँ जानने का मौका मिल पा रहा होगा जिससे एग्ज़ाम में जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। कॉपी पेन लेके इसे नोट करो ताकि जो है प्रैक्टिस के वक्त इन बारीकियों को सही से समझ पाओ। अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो पूरी सीरीज़ शुरू से देखो, सही से देखो और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझने का मौका मिलेगा। और अगर एक बार आपने 2 बार इंग्लिश ग्रामर पढ़ रखा है तो ये आपको और ज़्यादा मदद करेगा समझने में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम एग्जामिनेशन में कंफ्यूज होकर उसे गलत कर लेते हैं। मैं वापस बोलना चाहूँगा कि मेरे लेक्चर थोड़े से आपको बोर करेंगे, लेकिन अगर आप शुरू से स्टार्ट करके लेक्चर को आखिरी तक लेके जाओगे, सीरीज़ को पूरी तरीके से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा जिससे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। कोई नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी इंग्लिश ग्रामर को सीखने का मौका मिल पाए। तो मैं स्टार्ट करूंगा रूल नंबर आज 36 से। मैंने स्क्रीन पे कुछ शब्द लिख रखे हैं, कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं। इन वर्ड्स को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है जिनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे एक जो सेक्शन है इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँ इसमें तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं चर्चा करूँ तो हम लोग जो रूल डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या काम किया था, हमने ये पेयर पढ़ लिया था इफ़ेक्ट और अफेक्ट, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी ब्रीफ किया था कि जो इफ़ेक्ट होता है सिर्फ हमको इतनी बात याद रखनी है कि ये क्या होता है, ये नाउन की तरह काम करता है। जब भी सेंटेंस में आए, जब वर्ब की जगह रखना हो तो आप अफेक्ट रखोगे, वो आपकी जगह इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है जो याद रखना है जिससे एग्ज़ाम में आपका काम चल जाए। बहुत कई बार डिटेल में अध्ययन करने से प्रॉब्लम ये होती है कि हम ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हम कन्फ्यूज़ होने का काम करेंगे जो है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा कि इफेक्ट नाउन होता है और इफेक्ट वर्ब होता है, तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि इधर वाले जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब हमने क्या लिखे हैं, ये हमने नाउन की लिस्टिंग बनाई है, और इधर वाले जो लिखे हैं हमने ये क्या लिस्टिंग बनाई, ये हमने वर्ब्स की लिस्टिंग बनाई है। तो सेंटेंस में इनको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो एडवाइस है जिसकी स्पेलिंग में सी आता है, ये हमारा नाउन होता है। सेम इसी तरीके से मैं बात करूँ अगर प्रैक्टिस की, तो इसकी स्पेलिंग में सी आता है तो ये क्या होता है, ये नाउन होता है। और जिसकी स्पेलिंग में यस आता है, ठीक है ना, वो हमारे क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। जबकि मैं ये ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ जब जो वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है उसकी स्पेलिंग के अंत में ई आता है, और जो नाउन की तरह काम करता है उसके स्पेलिंग के अंत में ई नहीं आता है। इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न पे है बाथ और बेथ। BATHE ये हमारा वर्ब होता है, BATH ये हमारा क्या होता है, नाउन होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर ये बात हमने याद रख लिया तो हम एग्ज़ाम में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। और इनको लेके आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन में कुछ फ़र्क नहीं है तो रिदम में फ़र्क नहीं आता है। और जब हम एग्ज़ाम में इसको बगैर पढ़े हुए जाते हैं तो हमें कुछ सेंटेंस पढ़ के अटपटा महसूस नहीं होता और सेंटेंस पे एरर हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने। इन एग्जाम्पल्स को आपको देखना है और समझना भी है कि हमको क्या काम करना है। कि हमको नाउन की जगह प्लेस करना है तो हम इनको प्लेस करेंगे, वर्ब की जगह प्लेस करना है तो हम इनको प्लेस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, योर मोटिवेशनल स्पीच। तुम्हारा मोटिवेशनल स्पीच, वैसे हिंदी की ज़रूरत नहीं है। योर मोटिवेशनल स्पीच, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट यूनिट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट यूनिट हो गया। योर मोटिवेशनल स्पीच हैज़ हैड द ट्रमेंडस इफेक्ट ऑन माई स्टूडेंट। हैज़ हैड, ये हैज़ आपका क्या हो गया, ये हैज़ हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और हैड क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। हैज़ हैड द ट्रमेंडस इफेक्ट, फिर आपका आर्टिकल आ गया, उसके बाद आपके पास ट्रमेंडस जो होता है वो आपका एग्जेक्टिव होता है, और एग्जेक्टिव के बाद नाउन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक नाउन नहीं है तब तक एग्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो आगे की जो कहानी अलग बदल जाएगी।
आपको चाहिए नाउन, और ध्यान से देखिएगा कि आपने स्पेलिंग क्या लिख रखी है, अफेक्ट ले रखी है, जो सही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पेलिंग में ई लेना पड़ेगा, आपकी की स्पेलिंग में ई लेना पड़ेगा, और आपका ये वाला पेयर ई डबल एफ ई सी टी ये सही होगा। तो इसको हम क्या काम करेंगे, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे और हम इसको हटा लेंगे। मतलब ये बात छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत रिपीटेटिव मोड में आते हैं। इसमें आपको रट्टा मारना है, समझना है, सुनना है, देखना और रट्टा मारना है। मेन बात यह है कि सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ में आना चाहिए। जैसे ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट यूनिट है, ये आपका सब्जेक्ट यूनिट है। मैंने आपको बताया भी है कि जो सब्जेक्ट यूनिट है, अगर मेरे बेसिक ग्रामर के अगर लेक्चर देखोगे तो सब्जेक्ट यूनिट अप टू 4 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, अप टू 4 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। इसमें या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, एग्जेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, और साथ में आर्टिकल होता है, आर्टिकल होता है। इनसे मिलके बनता है, इनमें से किसी का भी कंपोनेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 3 कंपोनेंट का आपका सब्जेक्ट यूनिट है, 3 कंपोनेंट का आपका सब्जेक्ट यूनिट है, सब्जेक्ट यूनिट है। ये बात आपको समझना है कि ये पहचानने आपको आना चाहिए। जब ये पहचान पाओगे तो बहुत आसानी से इसे कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि इसका नाउन पहचानना बहुत आसान था। आर्टिकल के बाद आपको पता है, आर्टिकल के बाद या तो डायरेक्टली नाउन आता है, या आर्टिकल के बाद एग्जेक्टिव एडवर्ब आ सकता है, फिर नाउन आता है, पर नाउन आना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन तो सभी पहचान लेते हैं, जहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन अपने बाद अपनी खुद की ऑब्जेक्ट यूनिट लेता है। सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कहीं पे अगर प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन अपने बाद फिर से ऑब्जेक्ट लेता है, फिर से ऑब्जेक्ट लेता है। ये बहुत बेसिक बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। अब इसके बाद जरा नीचे वाले में आना, सी वॉज एडवाइज टू बाथ डेली, सी वॉज एडवाइज टू बाथ डेली। यहाँ पे ध्यान से देखना, लिखा है सी वॉज एडवाइस, उसे एडवाइस किया गया क्या करने के लिए, सी वॉज एडवाइस। जब हम वॉज वर्ब की बात करते हैं, जब हम वॉज वर्ब की बात करते हैं तो हमको ये हमेशा समझना होता है कि सी वॉज एडवाइस टू बाथ डेली। तो सी हो गया, फिर वॉज हो गया, उसे एडवाइस किया गया, तो यहाँ पे सी काम नहीं कर रही है, मतलब ये पैसिव वॉइस में है। तो वॉज एडवाइस में ये सही है, सी वॉज एडवाइस की जगह क्या होना चाहिए, एडवाइज्ड टू बाथ डेली। अब टू जो है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन लेगा। जब हम 2 + V1 लगाते हैं, नाउन की तरह काम करना है, 2 + V1 लगाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ये नाउन की तरह काम करता है कि उसे एडवाइस किया क्या करने के लिए, बात करने के लिए। तो जब वॉज वर्ब लगाए हो, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन में आप इन्फिनिटी भी रख सकते हो। तो इन्फिनिटी जो होता है 2 + V1 होता है, और अगर हम 2 + V1 की बात करें तो हमें बाथ लेना पड़ेगा, BATHE स्पेलिंग में आएगा। तो 2 + V1, 2 + V1 का मतलब हो गया कि जो V1 की स्पेलिंग होनी चाहिए ये होनी चाहिए, टू बाथ डेली, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। इसके बाद इसी तरीके से बात करूं, आई टुक ए बाथ, आई टुक मैंने लिया, ये आपका जो है मेन वर्ब हो गया, फिर लिखा है आर्टिकल, फिर लिखा है बाथ दिस मॉर्निंग, मैंने इस मॉर्निंग में लिया है। अब ये जो आर्टिकल है अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा। जब नाउन लेगा तो आपको वर्ब की स्पेलिंग नहीं डालनी है, किसकी स्पेलिंग डालनी है, नाउन वाली स्पेलिंग डालनी है। तो BATHE ये आपका क्या है, वर्ब है, और इसका जो नाउन फॉर्म है वो फॉर्म है आपका, अगर देखोगे तो ये वाला फॉर्म आपका नाउन का फॉर्म है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सेंटेंस के अंदर पहचाननी होगी, ये बहुत बारीकियां हैं जो आपको समझना होगा। अब लिखा है सी प्रैक्टिसेस द वायलिन एवरी डे। अब आपका ये हो गया सब्जेक्ट, प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद चाहिए आपको वर्ब, लेकिन स्पेलिंग में सी है तो इसको क्या बदलना पड़ेगा, एस में, क्योंकि जो प्रैक्टिस में अगर हम बोले तो वर्ब ये होता है PRACTISE, ये आपका वर्ब होता है। इसकी जगह सी होगा तो ये नाउन में हो जाएगा, और यहाँ वर्ब की जगह आपको रखना है, तो वर्ब की जगह रखना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस। इसके बाद 5वां एग्जाम्पल देखना, दे हैड कम नो प्रैक्टिस दिस टाइम, सॉरी दे हैड डन नो प्रैक्टिस दिस टाइम। तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड डन आपका वर्ब हो गया, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रैक्टिस में वाली स्पेलिंग की जगह ये वाली स्पेलिंग चाहिए, सी वाली, जहाँ पे नाउन चाहिए आपको। इसके बाद 6वां एग्जाम्पल देना, ही कुड नॉट ब्रीथ एट सो हाई एन अल्टीट्यूड। सी कुड नॉट के बाद क्या होगा, ये आपका मॉडल है, मॉडल अपने साथ V1 लेता है, और V1 की अगर बात करें तो ब्रीथ की स्पेलिंग पे क्या आना चाहिए, BREATHE, ठीक है ना, ब्रीथ सो हाई एन अल्टीट्यूड। इसके बाद लास्ट जो है एग्जाम्पल है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहूँगा, और अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं लास्ट वाले को। बोथ बिल्डिंग्स वर अफेक्टेड बाय द फायर, बोथ बिल्डिंग वर अफेक्टेड बाय द फायर। बोथ बिल्डिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, वर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद अगर हम बात करें
तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, मेन वर्ब, और मेन वर्ब चाहिए तो स्पेलिंग में ई नहीं चाहिए, ए चाहिए। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो एक तो आपका प्रैक्टिस और प्रैक्टिस वाला सेक्शन पूछा जाता है, एडवाइस एडवाइस वाला सेक्शन पूछा जाता है, अफेक्ट और इफेक्ट वाला सेक्शन पूछा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यूसली याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आता है, मतलब ये कलेक्शन ही ऐसे लिए गए हैं ताकि आपको सिर्फ इन्हीं कलेक्शन को कम से कम याद करना पड़े। इससे ज़्यादा नहीं याद कर सकते हो तो कम से कम इतने कलेक्शन जरूर याद कर लो, जिससे एग्ज़ाम में हर साल किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इससे याद रखोगे कि ये हमारा नाउन होता है और ये हमारा वर्ब फॉर्म है, तो आप सेंटेंस के अंदर ये पहचानोगे भी कि नाउन की जगह कहीं गलत स्पेलिंग तो नहीं रख दी गई है, वर्ब की जगह कोई गलत स्पेलिंग तो नहीं रख दी गई है। बहुत आसान सा रूल है, ये रूल भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद रूल नंबर 37 की तरफ चलूँगा। ये रूल नंबर 37 यार बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जेक्टिव के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है, और एग्ज़ाम में अगर आप देखोगे तो इससे 100 ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 20 सालों में। इसका रोल बहुत सिंपल है। जैसे हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन के वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं अपने से अच्छा हूँ, क्या ये संभव है? मैं अपने से अच्छा तो कभी नहीं हो सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मैं अपने के इक्वल हो सकता हूँ। आप अपने से कभी अच्छा हो ही नहीं सकते हो, आप हमेशा अपने के बराबर हो सकते हो। लेकिन मैं राम से अच्छा हो सकता हूँ, मैं श्याम से अच्छा हो सकता हूँ, मैं सबसे अच्छा हो सकता हूँ, मैं अपने से कभी अच्छा नहीं हो सकता हूँ। इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक और इन क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा विराम लूँगा फिर सिखाना चाहूँगा। सपोज करो कि मैंने एक बकेट लिया, ठीक है ना। अब इस बकेट में क्या किया कि मैंने कुछ रैंडम चीज़ें बनाई। जैसे मान लो मैंने कुछ ब्लॉक बना दिया, ये मैंने कुछ ब्लॉक बना दिया। अब कुछ ब्लॉक बना दिया या कुछ चीज़ बना दी, इसमें मैंने रख लिया। अब इसमें क्या किया मैंने सिर्फ अलग दिखाने के लिए आपको एक अलग से ब्लॉक बना दिया, ठीक है ना। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसी ब्लॉक को हमने अलग से ले लिया और हम ये बोल रहे हैं कि ये कोई एक ऐसी वस्तु है या चीज़ है जो इस ब्लॉक में पड़ी हुई है। मान लो ये सब ब्लॉक में पड़ी हुई है, हम ये कह रहे हैं कि ये इनसे ज़्यादा महंगी है। क्या? ये इनसे ज़्यादा महंगी है। पर ये जो हमने एक ग्रुप लिया है, इस ग्रुप में ये भी है, इस ग्रुप में ये भी है। मान लो ये एक मेटल हो गया, क्या हो गया, एक मेटल हो गया। मान लो बोल दिया मैंने मेटल हो गया। अब मैंने बोल दिया ये वाला मेटल, ये बाकी जो इस ग्रुप में मेटल है, इस मेटल से महंगे हैं, लेकिन इस ग्रुप में मैंने इस वाले मेटल को भी ले लिया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है, अगर आप दिखाओगे कि ये वाला जो है ये महंगा है, किससे? ये महंगा है इससे, रेड वाले से, तब तो ठीक है। लेकिन क्या ये निष्कर्ष सही होगा अगर मैं इसमें निकाल लूँ कि ये महंगा है खुद से? तो कोई चीज़ अपने खुद से कैसे महंगा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो सेंटेंस के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिसमें ये चीज़ आपको पहचानना होता है। अब जैसे मैं मान लो एक बात बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला द हिंदू, इसको कैसे लिखा जाता है? द हिंदू। द हिंदू आपको पता है क्या है? ये है एक न्यूज़पेपर। अगर मैं बोल दूँ कि द हिंदू का सर्कुलेशन सभी न्यूज़पेपर से ज़्यादा है, सभी न्यूज़पेपर से ज़्यादा है, तो मैंने एक बकेट ले लिया सभी न्यूज़पेपर। क्या किया हमने? ले लिया सभी न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़पेपर। तो सभी न्यूज़पेपर के बकेट में द हिंदू भी आ गया ना, सभी न्यूज़पेपर द हिंदू के बकेट में भी अच्छा आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ये रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूँ, द हिंदू, इसका जो सर्कुलेशन है ये जाता है बाकी अदर न्यूज़पेपर से, बाकी अदर न्यूज़पेपर से, अदर न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर से। इसका मतलब क्या है कि अब मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इस ग्रुप में मैंने द हिंदू को हटा दिया। अब हम ये बोल रहे हैं कि द हिंदू का जो सर्कुलेशन है बाकी न्यूज़पेपर से ज़्यादा है। बाकी का कहने का मतलब हो गया कि अब इस ग्रुप में द हिंदू नहीं आता है। लेकिन अगर मैं द हिंदू के साथ बोल दूं सभी न्यूज़पेपर से जाता है, तो सभी में तो द हिंदू भी आ गया। समझ में आई बात? इसी चीज़ को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं। तो होता क्या है कि आपको इस बात को समझना होता है, एक टर्म आता है एनी और एक टर्म आता है एनी अदर, एनी अदर। तो हम एनी का इस्तेमाल तब करते हैं जब ग्रुप में कोई चीज़ सम्मिलित ना हो। जैसे मान लो मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, किसके साथ? इसके साथ कर रहा हूँ, और इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें ये है ही नहीं है। मान लो मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये है
लेकिन इस वाले ग्रुप में ये है ही नहीं है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके लिए हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसमें हम ये बना दें और अगर हमको कंपैरिजन करना हो तो हम एनी अदर टर्म का इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी बात को समझना है, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, मैं समझाता हूँ। जैसे लिखा है गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी या फिर एनी अदर मेटल। यहाँ पे हम एनी इस्तेमाल करें या एनी अदर मेटल इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे हम गोल्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा कीमती है, हम मेटल से कर रहे हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि गोल्ड क्या मेटल है कि नहीं। अगर गोल्ड मेटल है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको एनी अदर टर्म का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेटल में तो गोल्ड भी आ जाएगा ना, मेटल में गोल्ड भी आ जाएगा, तो गोल्ड एक्चुअली मेटल होता है। तो जब हम एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उस मेटल में, मतलब अगर हम एनी का इस्तेमाल करेंगे मतलब हम सभी मेटल की बात करेंगे, तो सिमिलर चीज़ों में कंपैरिजन करते हुए हमको उस ग्रुप से उस इंडिविजुअल चीज़ को निकाल देना होगा। तो जब हम गोल्ड का कंपैरिजन मेटल से कर रहे होंगे तो गोल्ड बाकी मेटल से होगा, लेकिन सभी मेटल से कीमती नहीं हो सकता, क्योंकि सभी मेटल कहने का मतलब हो गया कि उसमें गोल्ड भी इंक्लूड हो गया। तो हम क्या काम करते हैं, हम गोल्ड को निकालने के लिए जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जांपल जरा देखो, हमने लिखा डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी या फिर एनी अदर मेटल। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया वो आपके एग्जाम में यही वाला आया है, ये करीब 20 बार रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी या फिर एनी अदर मेटल। डायमंड मेटल होता नहीं हमारा, डायमंड मेटल की कैटेगरी में नहीं आता। डायमंड अगर मेटल की कैटेगरी में नहीं आता तो आप मेटल से कंपैरिजन कर सकते हो कि डायमंड मेटल से ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि डायमंड मेटल नहीं है। जबकि गोल्ड क्या था, मेटल था। तो जब गोल्ड को मेटल से कंपेयर करोगे तो आपको एनी अदर टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायमंड का करोगे तो आप एनी अदर नहीं, आप एनी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि डायमंड जो है वो मेटल है ही नहीं है, डायमंड जो है वो मेटल है ही नहीं है। इसी तरीके से जरा तीसरा एग्जाम्पल देखो, द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन द स्टेट। अब आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि जो द हिंदू है और जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो न्यूज़पेपर, तो क्या द हिंदू भी न्यूज़पेपर है? अगर द हिंदू भी न्यूज़पेपर है तब आप एनी अदर का इस्तेमाल करोगे। बस आपको इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखनी है कि क्या ये इस ग्रुप में भी शामिल किया जा सकता है। तो द हिंदू हमारा न्यूज़पेपर हो है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर जो है। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर कभी भी आप जो है उस ग्रुप के साथ नहीं कर सकते हो जिस ग्रुप में ये खुद भी इंक्लूड हो। तो ये न्यूज़पेपर के ग्रुप में भी इंक्लूड है, तो ऐसे में आपको एनी अदर टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है, कमल इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। अब हम बात कर रहे हैं कमल की कैपिटल कर लेना। हम जब इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कमल भी क्लासरूम का एक स्टूडेंट है, कमल भी क्लासरूम का एक स्टूडेंट है, कि कमल क्लास के बाकी स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा है, हम ये कहना चाहते हैं। तो बाकी के लिए हम एनी अदर टर्म का इस्तेमाल करते हैं, एनी का नहीं। अच्छा, जो मैंने एक बात अभी आपको बताई है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये रूल तभी वैलिड होता है जब हम ग्रेटर देन या लेस देन का कंपैरिजन करते हैं। जब हम ग्रेटर देन या लेस देन का कंपैरिजन करते हैं, अगर हम ये बोले कमल इज द बेस्ट इन द क्लासरूम, वो उस मैटर में नहीं होता। जब हम ग्रेटर देन लेस देन की बात कर रहे हैं कि कोई ज़्यादा कीमती है, कम कीमती है, कोई ज़्यादा बेहतर है, कम बेहतर है, किसी का सर्कुलेशन ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, तो कंपैरिजन करते वक्त जब हम ग्रेटर देन लेस देन की बात करते हैं तो ये रूल वैलिड होता है। उस टाइम पे हमको ध्यान रखना होता है कि हम एनी का इस्तेमाल करें या एनी अदर का इस्तेमाल करें। एनी अदर का इस्तेमाल उस केस में करते हैं जब जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं अगर वो सेम बकेट में अगर आते हों। जैसे गोल्ड मेटल के बकेट में आता है, डायमंड बकेट में नहीं आता है, तो बकेट में नहीं आएगा तो हम एनी का इस्तेमाल करेंगे, बकेट में आएगा तो हम क्या काम करेंगे, हम एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। द हिंदू जो है न्यूज़पेपर की बकेट में आता है, इस वजह से हम एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। कमल जो है क्लास के स्टूडेंट की बकेट में आएगा, इस वजह से जो है हम एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। अगर बकेट में नहीं आता है तो हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल सा रूल है, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत रिपीटेटिव मोड में आता है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको ध्यान रखना है। एडवर्ब का चैप्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन हम रूल ऐसे ऐसे निकाल के लेके आ रहे हैं कि वो सारा पेन मैं आपका सॉल्व कर देता हूँ यहीं पे।
एडवर्ब ऑफ प्लेस कई बार आप देखोगे ना बाद में इस्तेमाल होता है, कई बार एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टार्ट में इस्तेमाल होता है, सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिले कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने स्टार्ट में रख रखा है, हेल्पिंग वर्ब डाल रखी है, मेन वर्ब डाल रखी है, सब्जेक्ट डाल रखी है, तो आपको ये समझना होता है कि ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, इस सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। और जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस जब स्टार्टिंग में डालते हैं ना, तो एक बात और भी समझना होता है कि हम सेंटेंस को इन्वर्जन के फॉर्म में डालते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आए, वर्ब सब्जेक्ट के पहले आए। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये क्या है आपका वर्ब है, और ये किसके पहले आया है, सब्जेक्ट के पहले आया है। तो जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन फॉर्म किसको बोलते हैं ये भी समझ लो। जैसे सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर जानते हो आप, सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस में हम ये बोलते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन अगर हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आएँ और हम बाद में फुल स्टॉप लगाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्जन फॉर्म। अगर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो इन्वर्जन फॉर्म नहीं होता है, जब फुल स्टॉप लगाते हैं तो इन्वर्जन फॉर्म होता है। एक इन्वर्जन का चैप्टर आता है जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कहाँ कहाँ हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में आपको ये समझना है कि अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस को अगर हम पहले रखते हैं तो हम जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे सेंटेंसेस के देखो, जैसे लिखा है अक्रॉस द रिवर वॉज स्लैश वर सीन सम पीपल, अक्रॉस द रिवर वॉज वर सीन सम पीपल। अच्छा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे पहचानोगे, इसका सबसे सही तरीका होता है वेयर का जवाब जो होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। कहाँ का जवाब, कहाँ मतलब प्लेस, प्लेस ही बताओगे ना, कहाँ गए थे तो प्लेस बताओगे, वही होता है। लिखा ना अक्रॉस द रिवर वॉज वर सीन सम पीपल, तो सम पीपल कहाँ देखे गए, वेयर देखे गए। वेयर का जवाब क्या है, वेयर का जवाब है अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस देखे गए। अब ये क्या है, पूरा का पूरा जो फ्रेज है ना अक्रॉस द रिवर, ये है एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। और ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज किस तरीके से काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है। तो जब इसको स्टार्ट में रखते हैं तो आप देखो यहाँ पे हम इन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं। अब हमको चुनाव करना है कि वॉज इस्तेमाल करें या वर इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद ये है आपका सब्जेक्ट। तो ये जो आपका वर्ब होता है, ये वर्ब किसके हिसाब से आता है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। पुलिस और पीपल दोनों हमारे प्लूरल होते हैं, याद रख लीजिएगा, बहुत एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इस हिसाब से वॉज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। इसी तरीके से बात करूं, अंडर द टेबल इज या आर लाइंग, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, लाइंग LYING, लाइंग सम डायरीज, कुछ डायरीज है, कहाँ रखी हुई है, अंडर द टेबल। तो अंडर द टेबल क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, और ये पूरा क्या है, एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है ना। इज आर लाइंग सम डायरीज, अब यहाँ पे सम डायरीज की बात कर रहे हैं तो हम इज इस्तेमाल करें या आर इस्तेमाल करें, डिपेंड करता है ये जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से। और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे जो है प्लूरल है, उस हिसाब से हम इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से बात करूँ, एमंग द डायरीज इज आर लाइंग ए बॉल पेन, जो डायरीज के बीच में है वो क्या है, इज आर लाइंग ए बॉल पेन। एक बॉल पेन कहाँ है, एमंग द डायरीज, डायरीज के बीच में जो है एक बॉल पेन है। अब हम ये पूछें कि ये जो लाइंग है, ये बॉल पेन लिखा हुआ है, ये क्या है, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर अगर है तो जो वर्ब होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें इस बात को, अगर मैं बोलूँ एमंग द डायरीज, ये क्या है, पूरा का पूरा एडवर्ब फ्रेज है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से बात करूँ, चौथा एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना, हार्डली हैड ही गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। हार्डली जो है इन्वर्जन में जब सिखाया जाता है तो इन्वर्जन में आपको रटवाया जाता है कि हार्डली हो गया, स्कर्सली हो गया, नॉट ओनली हो गया, बट ऑल्सो हो गया, इनके साथ हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। तो हार्डली के साथ देखो लिया गया है ना, पहले वर्ब लिया गया फिर सब्जेक्ट लिया गया है। तो ये आपको पिछले वाले लेक्चर से अगर आप जाओगे तो पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ कि हार्डली, स्कर्सली, नॉट ओनली, बट ऑल्सो के साथ ये जब स्टार्ट किए जाते हैं तो इनके साथ इन्वर्जन का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ओवर द टेबल वर हैंगिंग ए ह्यूज कैलेंडर। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, नो एरर, और इसमें मैं पार्टिसिपेशन कर दूं और मैं पूछूं कि इसमें कौन से सेक्शन में एरर है, तो ओवर द टेबल्स वर हैंगिंग ए ह्यूज कैंडलियर। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे लिखा है ओवर द टेबल, ये क्या है, टेबल के ऊपर, कहाँ का जवाब है, वेयर।
अब हम जैसे ही टेबल्स देखते हैं एग्जाम में, इसके बाद वर लगा होता है तो ये हमको लगता है ये प्लूरल है, क्योंकि टेबल तो नाउन है, ये हमको समझ में आने लगता है ये सब्जेक्ट है, वर क्या है, वर हमारा वर्ब हो गया इसका, और ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो आपको समझ में आ जाएगा ओवर द टेबल ये क्या है, पूरा का पूरा एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है, जो कि स्टार्टिंग में रखा गया है। तो ये वाला जो है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से है। ओवर द टेबल वर हैंगिंग ए ह्यूज कैंडलियर, एक ह्यूज कैंडलियर कहाँ पे हैंग कर रहा है, ओवर द टेबल हैंग कर रहा है। तो जो इसका सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है ये, और ये क्या है, सिंगुलर है। ये अगर सिंगुलर है तो जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वो वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज थी, यहां पे वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। तो जब भी आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के स्टार्ट में रखे जाते हैं तो उसके बाद हम इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन फॉर्म जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं मतलब वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, क्योंकि जो एडवर्ब फ्रेज होता है इसमें एक नाउन रहता है, उस नाउन की वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे मैं इसको इरेज करके दिखाता हूँ कैसे कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखना कन्फ्यूजन कैसे होगा। कन्फ्यूजन ऐसे होगा कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं रिवर, रिवर हमको पता होता है नाउन, आर्टिकल द लगा है, इसके हिसाब से वॉज लगा के निकल जाते। द टेबल लगा हुआ है, इसके हिसाब से इज लगा के निकल जाते। द डायरीज लिखा हुआ है, इसके हिसाब से आर लगा के निकल जाते, ठीक है ना। और यहाँ पे द टेबल्स लिखा हुआ है, इसके हिसाब से जो है वर्ड सही मान के निकल जाते। पर ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे सम पीपुल है, सम डायरीज है, बाल पेन है, और इस वाले केस में ह्यूज कैंडलियर है। अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है तो हम इनके हिसाब से वर्ब लेंगे, जबकि कंसेप्ट अगर हमें पता है तो हम इन सब्जेक्ट के हिसाब से इनके सूटेबल वर्ब्स लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अक्रॉस द रिवर, अंडर द टेबल, एमंग द डायरीज, ओवर द टेबल्स, अगर इस तरीके से सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। और एक और इसकी पहचान है जो आपको समझना है कि जब इस तरीके से चीज़ें आती है अक्रॉस द रिवर, तो इसमें देखो कॉम्पोजिशन कैसा है, ये है प्रीपोजिशन और फिर ये नाउन है, आर्टिकल के साथ नाउन लिखा है। इसमें भी देखो तो ये है कि आपका प्रीपोजिशन और फिर अंडर द टेबल लिखा है। इसी तरीके से अमंग द डायरीज लिखा है, ओवर द टेबल ये प्रीपोजिशन है आपका, और फिर ये क्या है, नाउन का। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है जो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा है, और ये पूरा फ्रेज है जिसको एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। आपको नाउन फ्रेज पता होना चाहिए, एग्जेक्टिव फ्रेज पता होना चाहिए, एडवर्ब फ्रेज पता होना चाहिए। जब इन सब चीज़ों की जानकारी होती है तो हम ज़्यादा डेप्थ में इंग्लिश ग्रामर को समझ पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप सही से समझ गए होंगे कि जब इस तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए और सब्जेक्ट बाद में होता है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस जब भी हम स्टार्टिंग में रखते हैं हम हमेशा इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अपने अगले रूल की। अगला रूल बहुत आसान भी है, अगला रूल बहुत डिफ़िकल्ट भी है। हमने रिलेटिव प्रोनाउन के केस पढ़े हुए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के केस पढ़े हुए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में हमने क्या पढ़ा था, अगर पिछले लेक्चर्स में आपको याद है कि हु और होम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हु वर्सेस होम पहचानना सिखाया था। आज इंटायरली डिफरेंट डिस्कशन है। आपको बस ये याद रखना है जो हु होता है वो हमारे सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, होम होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, विच और दैट का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब ये मैं समझा पाऊंगा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम्पल में ही सबसे अच्छे से समझ में आएगा और समय भी बहुत बचेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है 1 और 2, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले पे बाद में चलेंगे। एक लिखा है इट इज़ मी स्लैश आई हु कैन हेल्प यू, फिर दूसरा लिखा है इट इज़ मी स्लैश आई हुम दे हेल्प्ड। तो हमको सबसे पहले एक बात समझना है कि जो हु होता है ये क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, और हुम क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मी जो होता है हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और आई जो होता है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो एक बात ये याद रखना है कि अगर हमको चुनाव करना है कि हम इनके पेयर कैसे बनाएंगे, तो इनके पेयर पता कैसे बनाते हैं, इनके पेयर बनाते हैं, ये सब्जेक्टिव केस होगा तो ये भी सब्जेक्टिव केस होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये दोनों साथ में पेयर लेके चलते हैं कि ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आई बात। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस सेंटेंस में हमें क्या लेना चाहिए, मी लेना चाहिए आई नीचे वाले सेंटेंस में, तो अगर हु यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें आई लेना चाहिए, मी नहीं लेना चाहिए। हुम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ में मी लेना चाहिए, आई नहीं लेना चाहिए। सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करना और कुछ नहीं करना है। हु और होम वाले में तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। नीचे आइए जरा, वॉज इट आई, स्टार्टिंग के लेटर कैपिटल कर लीजिएगा, वॉज इट हिम या ही हु टोल्ड यू दिस स्टोरी।
अब यहाँ पे दिया हुआ है हु, तो हु के हिसाब से हिम आए या ही, ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये नहीं आना चाहिए क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सही से समझ में आ गया। जरा नीचे आना। इट वॉज हर या सी दैट यू ट्रस्टेड मोस्ट, इट वॉज हर या सी दैट ट्रस्टेड यू मोस्ट। अब इन दोनों सेंटेंस में आपको पहचानना है कि हमको क्या रखना है, हर रखना है या सी, हर रखना है या सी, दोनों में दैट लगा हुआ है। इसको समझने का तरीका ये होता है कि इसके आपके बाद वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। जैसे चौथे में आएंगे, इट वॉज हर या सी, हमको डिसाइड करना है। दैट सब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, दैट ऑब्जेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो हमें फैसला करना है कि हर या सी है। तो यहाँ से समझ में नहीं आता, हमको बाद वाले हिस्से में जाना पड़ता है। बाद वाले हिस्से में दैट के बाद हम चलेंगे, यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ट्रस्टेड हो गया, ट्रस्टेड हमारा क्या हो गया, ये हो गया वर्ब, ट्रस्टेड हमारा वर्ब हो गया। और ट्रस्टेड हमारा वर्ब हो गया तो ध्यान से देखो कि दैट यू ट्रस्टेड मोस्ट, किसके ऊपर ट्रस्ट किया। जैसे मैं बोला आई ट्रस्टेड यू, आई ट्रस्टेड समवन, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो क्या चाहिए, मतलब ये दैट किस तरीके का काम कर रहा है, या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो हम क्या लेंगे, हर लेंगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ मैच कराएंगे। इतना ही सिंपल सा रूल ध्यान रखेंगे। नीचे वाले में देखो, इट वॉज हर या सी दैट ट्रस्टेड यू मोस्ट। अब दैट के बाद देखो ये वर्ब लगा हुआ है, वर्ब के बाद यू देखोगे उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, इसका मतलब दैट यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसके पहले जो चाहिए वो सब्जेक्ट चाहिए, तो हम हर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। इसी तरीके से जरा छठवां क्वेश्चन देखना, ये आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। वर इट देम हु ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग 4 कंसेक्यूटिव सीरीज। वर इट देम लिखा हुआ है हु, जैसे यहाँ पे आपने हु देखा तो इसके पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो देम की जगह क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए, क्योंकि देम ऑब्जेक्टिव होता है और दे सब्जेक्टिव केस होता है। तो सिंपल सा फंडा आपको ध्यान रखना है कि हु सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, विच और दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। अब अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट रखें तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे भी रखेंगे, ये मैच कराएंगे। दैट और विच वाले केस में कंफ्यूजन होता है, तो उसके बाद वाले हिस्से में जाके हम देखेंगे कि सब्जेक्ट मिसिंग था या ऑब्जेक्ट मिसिंग था। सब्जेक्ट मिसिंग है तो इसका मतलब है दैट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। और यहाँ हु देख के तो पता चल ही रहा है, हुम के केस में पता ही चल जाता है कि हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसी हिसाब से उसके पहले हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। पर दैट के केस में, विच के केस में हमको बाद वाले सेक्शन में जाके चेक करना पड़ता है कि सब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अगर सब्जेक्ट मिसिंग है मतलब वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है मतलब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के दिन का जो है आखिरी रूल पढ़ेंगे, और आखिरी रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत प्यार से समझाना चाहूँगा मैं, थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और एक बहुत बेसिक सी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक है स्टेट को समझना है, एक, अच्छा इस पे बाद में आते हैं यार, बगैर एग्जाम्पल से बात ही समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, कि स्टेट क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ आई एम हैप्पी, एग्जाम्पल समझना है, आई एम, इसका मतलब क्या है, मैं खुश हूँ। आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। तो ये सब मेरी क्या है, स्टेट है, अवस्था है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो ये मेरी अवस्था है, मेरी स्टेट है। आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ, तो ये मेरी स्टेट को ही रिप्रेजेंट करता है। आई एम ए टीचर, ये भी मेरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम ये बात बोलते हैं ना कि लिंकिंग वर्ब के बाद इधर हम जो ऐड करते हैं नाउन या प्रोनाउन या फिर जो एग्जेक्टिव होता है वो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो क्वेश्चन है इस पर बहुत सही और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें एक बात आती है कि जो हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टर्न, बिकम, गेट, रिमेन, स्टे और कीप, ये सारे के सारे हमारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। ये सारे के सारे हमारे लिंकिंग वर्ब रहते हैं। और बात ये रहती है कि लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल हम कब करते हैं, इस लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल कब करते हैं और इस लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल कब करते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है जब सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। मतलब आप ऐसे समझो, सेंटेंस के दो हिस्से हो गए, ठीक है ना। हमको ये डिसाइड करना है कि इस वाले सेक्शन में, एक सेक्शन में इन लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल, इनमें से किस लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। ये डिपेंड करता है कि इधर वाले सेक्शन का बिहेवियर कैसा है। अब एग्जांपल से इस बात को समझो। जैसे लिखा है द मैन वॉज हैप्पी व्हेन हिज सन रिटर्न्ड होम। द मैन वॉज हैप्पी व्हेन हिज सन रिटर्न्ड होम। तो बात ये कहता है कि ये वाला जो सेक्शन है, दूसरा वाला सेक्शन, इसको दो पार्ट में हम बांट लेते हैं। एक सेक्शन ये बांट लेते हैं, एक सेक्शन ये बांट लेते हैं। कि द मैन वॉज हैप्पी, आदमी खुश था, व्हेन हिज सन रिटर्न्ड होम, जब उसका बच्चा घर लौटा।
अब मान लो मैं अपने ऊपर बोलता हूँ कि मेरी एक अवस्था है, ठीक है, मैं खुश हूँ, दुख हूँ या कुछ हूँ, ठीक है ना, मेरी एक स्टेट है। अब एक एक्शन हुआ क्या, मेरा जो है बच्चा घर लौटा, मेरा बच्चा घर लौटा। अब हमको ये डिसाइड करना है कि अगर मेरी स्टेट चेंज हो रही है, अगर मेरी स्टेट चेंज हो रही है तो हम इन लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरी अवस्था नहीं चेंज हो रही है तो हम इन लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टर्न मतलब बदलाव, बीकम मतलब बदलाव, गेट मतलब बताओ। मतलब दूसरे सेक्शन के बदलाव की वजह से पहले सेक्शन में अगर बदलाव हो रहा है, उसकी स्टेट में बदलाव हो रहा है, तो हम वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, टर्न, बिकम, गेट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट भी करते हैं। टर्न का मतलब बदलना, बिकम का मतलब बदलना, गेट का मतलब चेंज होना, ठीक है ना। रिमेन का मतलब उसी अवस्था में रहना, स्टे का मतलब उसी अवस्था में रहना, कीप का मतलब उसी अवस्था में रहना। तो अगर कोई दूसरा एक्शन हो रहा है और उस एक्शन होने के बावजूद भी अगर मेरी कोई अवस्था में चेंज नहीं हो रही है, तो हम इन लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करके सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। लेकिन अगर कोई एक्शन हुआ, उसकी वजह से अगर हमारी अवस्था में बदलाव हो गया है, तो हम इन लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे बात समझिएगा, द मैन वॉज हैप्पी, आदमी हैप्पी था, व्हेन हिज सन रिटर्न होम। देखो, जब मेरा बच्चा घर आएगा तो उसको देख के मैं बदलूंगा, मतलब मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, मेरी जो अवस्था रही होगी उस वक्त कुछ और रही होगी, लेकिन जब एक्शन हुआ होगा उस एक्शन की वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो इस एक्शन के होने की वजह से मेरी जो स्टेट है वो बदलेगी। तो जब मेरी स्टेट बदलेगी तो मुझे यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो इनमें से कोई वर्ब इस्तेमाल करना है, ना कि वॉज इस्तेमाल करना है। द मैन टर्न्ड, बिकेम या गॉट हैप्पी। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, द मैन टर्न्ड, ठीक है ना, बिकेम या फिर गॉट हैप्पी व्हेन हिज सन रिटर्न होम। अब मीनिंग भी निकल आएगी कि जो बंदा था वो खुश हो गया, आने पे उसकी अवस्था बदल गई। द मैन टर्न्ड या बिकम या गॉट हैप्पी व्हेन हिज सन रिटर्न होम। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, ही वॉज हैप्पी व्हेन दे टोल्ड हिम द गुड न्यूज़। अभी एक दूसरा एक्शन हुआ, जब उन्होंने न्यूज़ बताया तो तब वो जाके खुश हुआ, मतलब उसकी अवस्था पहले कुछ और थी, जब दूसरा एक्शन हुआ उससे उसकी अवस्था बदल गई। अगर उसकी अवस्था बदल गई तो हम क्या काम करते हैं, वॉज लगा के नहीं बताएंगे, हम बनाएंगे ही बिकेम हैप्पी व्हेन दे टोल्ड हिम द गुड न्यूज़, या ही टर्न्ड हैप्पी व्हेन दे टोल्ड हिम द गुड न्यूज़, या ही गॉट हैप्पी। तो आप इनमें से लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करके जो है फिर उसके बाद इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो इस तरीके का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, तो आपको समझना है कि ये अवस्था बदल रही है। अगर अवस्था बदल रही है तो इन वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर अवस्था नहीं बदलेगी तो हम इन वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कमल वॉज अलर्ट दो ही वॉज वेरी टायर्ड। मतलब आप ये मान के चलो, यहाँ लिखा है यद्यपि, ही वॉज वेरी टायर्ड। जैसे मान लो आप टायर्ड हो जाते हो तो आप अलर्ट तो नहीं रख सकते हो। मान लो पहले आप अलर्ट थे, अब एक एक्शन हुआ, एक्शन क्या हुआ, एक्शन ये हुआ कि आप थक गए, अब एक घटना घटी, क्या हुआ, आप थक गए। तो अब आइडली आपकी अवस्था बदल जानी चाहिए, अब आप अलर्ट नहीं होना चाहिए, सो जाना चाहिए आपको। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो, यद्यपि जो है टायर्ड होने के बावजूद अभी भी वो अलर्ट है, मतलब उसने अपनी अवस्था नहीं बदली, पहले अलर्ट था अब भी अलर्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वाज की जगह अगर हम इनमें से कोई वर्ब अगर इस्तेमाल करें तो हम क्या बोलेंगे, remained alert though he was very tired, या फिर stayed या फिर kept, कि कमल kept alert though he was very tired। यहां पे दूसरा एक्शन हो रहा है लेकिन उसकी जो अवस्था है ना वो अभी भी, उसकी जो स्टेट है वो अभी भी उसी में, पहले भी अलर्ट था अभी भी अलर्ट है। जैसे अगला एग्जांपल देखो, राम वॉज अलर्ट ऑल द नाइट डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। एग्जाम्पल लगभग से कि राम फिर भी अलर्ट रहा टायर्ड होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे वॉच की जगह क्या लगाना चाहिए, रिमेंड लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, रिमेंड लगाना चाहिए, स्टेड लगाना चाहिए, केप्ट लगाना चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखो, समझो इसको, सी वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर सी गॉट मैरिड इन अ रिच फैमिली। मतलब आइडली होता क्या है कि अगर किसी लड़की की शादी किसी रिच फैमिली में हो जाए तो ये मान के चलते हैं कि वहाँ जाके वो खुश रहेगी, लेकिन शादी हो जाने के बावजूद भी अगर वो खुश नहीं है, इसका मतलब है कहना ये चाहता था कि शादी के पहले खुश नहीं थी और शादी होने के बाद लोग ये मानते थे कि उसकी जो स्टेट है वो बदल जाएगी। लेकिन सेंटेंस ये कह रहा है कि शादी हो जाने के बाद भी उसकी स्टेट नहीं बदली, और अगर स्टेट नहीं बदली है तो जो वर्ब इस्तेमाल करोगे यहाँ पे वो क्या इस्तेमाल करोगे, वॉच की जगह रिमेंड, स्टेड या केप्ट। तो सी रिमेंड अनहैप्पी इवन आफ्टर सी गॉट मैरिड इन ए रिच फैमिली।
तो आइडली बात यह है कि अगर दूसरा वाला जो एक्शन है उस एक्शन के होने के बाद अगर अवस्था बदल जाए तो इनका इस्तेमाल करेंगे, अगर उस एक्शन के होने के बावजूद भी पिछली अवस्था अगर ना बदले तो हम इन लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करके सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे। अब देखो इस पर क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, आई रिमेंड एंग्री when my colleague said things about me that were not true। I remained angry, मैं एंग्री रहा इसके बावजूद कि मेरे कॉलीग ने कुछ बोला जो मेरे विषय में सच नहीं था। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। अब ये इस तरीके से आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, नो एरर करके। ये इतने सारे एग्जाम्पल इसीलिए समझाए गए थे ताकि आप छठवें एग्जाम्पल को बहुत आसानी से कर सको। अब भाई देखो यार, मेरा कोई कलीग अगर मेरे विषय में कुछ बोलेगा तो मेरी यार अवस्था चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मेरी अवस्था चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रिमेंड का इस्तेमाल करूँगा इसका मतलब है कि मैं पहले से गुस्सा था, लेकिन सेंटेंस का वो पर्पस तो निकलेगा नहीं। सेंटेंस तो ये कहना चाह रहा है ना कि भाई मेरे कॉलीग ने कुछ मेरे विषय में बोला, मेरी अवस्था बदल गई, मैं पहले कैसा भी था अब तो गुस्सा हो गया हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको रिमेंड जो इस्तेमाल किया गया, रिमेंड गलत है। आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? टर्न्ड एंग्री या फिर गॉट एंग्री। I got angry when my colleague said things about me that were not true। अब जाके ये सेंटेंस सही हो पाएगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। ये बाकी के क्वेश्चन जो है वो बनाए गए थे ताकि आपको समझाया जा सके, ताकि आप छठवें एग्जाम्पल को ज़्यादा सही और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाओ। तो स्टेट अगर बदल जाता है तो टर्न बिकम गेट, और इसकी मीनिंग भी निकल रही है ना। टर्न का मतलब बदलाव, बिकम का मतलब चेंज होना, गेट का मतलब चेंज होना, और नो चेंज के लिए रिमेन, स्टे और कीप, इनका इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो ये बहुत छोटा सा रूल था और ये आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब रिपीटेटिव मोड वाले नहीं है, ये क्लासिक क्वेश्चन है। जब आपके एग्जाम में आते हैं तो फर्रे अपने उड़ जाते हैं, अपने को समझ में नहीं आता कि एरर कहाँ पे है। तो ये सबसे डिफिकल्ट और क्रिटिकल क्वेश्चंस में से एक है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जब सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो या मॉक की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें ये देखना होता है कि आप ये सारी चीज़ें पहचान पा रहे हो कि नहीं। कॉपी पेन में लेके अच्छे से जो है इसे नोट कर लीजिएगा। आज का रोल मैं यहीं पर क्लोज करूँगा जो है, और उम्मीद करूँगा कि ये सीरीज़ आपको बहुत मदद कर रही होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा जो है। मैं अभी थोड़े समय में आप लोगों के पैराजम्बल के और कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन भी स्टार्ट करूँगा ताकि आपको मेंस में उसको एनर्जी मिल सके। और कोई बच्चा ऐसा है जो शुरू से तैयारी करना चाहता है तो माई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन को विजिट करें। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के जो है एकदम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स पड़े हुए हैं जहां से आप अपनी सूटेबल और सही तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं फिर से मिलूंगा इंग्लिश ग्रामर के एक नए सेट के साथ जिसमें मैं 41 से लेकर 45 तक के रूल को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत में ही सफलता है।